हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल सभी को याद होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम 2l लिखते थे, और P इज इक्वल टू हम लिखते हैं Q इंटू 2l। तो इसी डायपोल को हम रखेंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लें, कंस्ट्रक्ट करें डायग्राम, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मान लो ये डायपोल हमने रखा -q प्लस q, सेंटर डिस्टेंस L, डायरेक्शन ऑफ P, डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान के चलो एट एन एंगल थीटा, जो भी कुछ है, लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के अंदर इसको रहने दो। लेंथ हमें पता है, टोटल लेंथ हमारे पास डायपोल की क्या होती है 2l। टोटल लेंथ क्या होगी 2l होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस q चार्ज पे फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, F इज इक्वल टू प्लस QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव q चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू माइनस QE। और इस फोर्स की वजह से ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट होगा। टॉर्क लगेगा, नेट टॉर्क की वैल्यू नेट टॉर्क P साइन थीटा। यहां पर F नेट, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये चीज हम पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। F net इज इक्वल टू 0 ऑलवेज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा तो उसके ऊपर F net की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ऑलवेज। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे इस डायपोल की। मान के चलो कि हमने इस डायपोल को θ1 एंगल से इंक्लाइन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, और इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे इस डायपोल का वर्क डन। और डायपोल का वर्क डन जो कैलकुलेट होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एक्चुअल में हमने क्लास 11th में पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया है कि फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कोई टर्म है ही नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है। हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमारे पास जो कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का वो ये है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये होती है, एक इक्वेशन ये भी होती है कई जगह, डेल U इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये इक्वेशन 100% ट्रू होती है हर जगह पर। ये इक्वेशन वहां पर एप्लीकेबल होगी, ट्रू होगी, जहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वहां पर हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हमारे पास है बेटा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में एक मनगढ़ंत कहानी है फिजिक्स के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इक्वेशन 100% एप्लीकेबल ट्रू है। ये इक्वेशन कुछ कंडीशंस में अनएप्लीकेबल मतलब फॉल्स हो जाती है, जैसे जहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हो, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल वहां पे है जहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो,
एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वहां पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन 100% ट्रू, इसका यूज करके हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां पर वर्क डन इस डायपोल का, मैं ये कह रहा हूं कि हमने मान लो इस डायपोल को θ1 एंगल से इंक्लाइन किया, इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर ले, हम इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, यहां पर प्लस क्यू आ गया, यहां पर आ गया माइनस क्यू, ये एंगल यहां से यहां तक, पहले θ1 था, दूसरी पोजीशन तक जब डायपोल गया तो ये एंगल हमने मान लिया θ2। मतलब हमारे पास जो डायपोल की पोजीशन चेंज हुई वो θ1 से θ2। एक चीज देखो, वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर मोशन का है हमारे पास। क्या इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं रोटेशनल मोशन के लिए, क्योंकि यहां पर ट्रांसलेशन मोशन, डायपोल तो मूव ही नहीं कर रहा, डायपोल रोटेट करेगा। भाई ये फोर्स यहां लगा, ये फोर्स यहां लगा, तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, रोटेट होगा। तो रोटेशनल मोशन के लिए वर्क डन हमारे पास यही इक्वेशन बन जाती है। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह हम टॉर्क लिख लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाता है क्या, थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। तो ये वर्क डन हमारे पास आएगा। वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इज इक्वल टू वर्क डन, जो यहां से कैलकुलेट होगा वो। देखो क्या ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा, ये तो होगी नहीं क्योंकि मोशन रोटेशनल है। क्या ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा? बेटे ये दोनों इक्वेशन एप्लीकेबल होती है कहां पे, वहां पर एप्लीकेबल होती है जहां पे ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, सीधा वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो। ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है जहां पर टॉर्क क्या हो, कांस्टेंट। क्या यहां पर टॉर्क कांस्टेंट है? प्रीवियस लेक्चर को रिवाइंड करो एक बार, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि इस टॉर्क की वैल्यू, अगर किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो जो नेट टॉर्क है वो हमारे पास पीई साइन थीटा आता है। नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा। मतलब मान लो डायपोल को हमने थीटा एंगल से इंक्लाइन किया तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हुआ पीई साइन थीटा। इसे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। थीटा आ रहा है साथ में, कहीं ना कहीं कहानी थीटा की है, कहीं ना कहीं कहानी बदलेगी मतलब जहां पे थीटा चेंज हुआ वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, चेंज। मतलब टॉर्क वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल है तो ये इक्वेशन तो हम यूज नहीं कर सकते, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। तो वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल टॉर्क के लिए हम क्या करते थे, वर्क डन इज इक्वल टू लीनियर मोशन की मैं बात कर रहा हूं, पहले इस इक्वेशन को एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, 11th की चीज, x1 से लेके x2 f इंटू dx। तो ये इक्वेशन वर्क डन की क्या बन जाएगी फिर रोटेशनल मोशन में, ये इक्वेशन बनेगी वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल पोजीशन से फाइनल θ1 से θ2 और टॉर्क इनटू d थीटा, टॉर्क इनटू d थीटा। ये बात समझ आए ढंग से? ये इक्वेशन यूज कर सकते हो जहां पे टॉर्क कांस्टेंट हो, जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन यहां पर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है ये चीज, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर टॉर्क वेरिएबल है तो ये इक्वेशन यूज नहीं होगी, इक्वेशन यूज होगी वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 टॉर्क इनटू d थीटा। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन इसी तरह से निकालते थे। हमने वर्क डन निकाला है 11th क्लास में, वर्क पावर एनर्जी में वेरिएबल फोर्स जहां होता था वहां पर वर्क डन इसी तरह से कैलकुलेट होता था। वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन और f इंटू dx। तो यहां पर रोटेशनल मोशन में θ1 θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन टॉर्क इनटू d थीटा। d थीटा यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, डायपोल का। तो यहां से वर्क डन हमारे पास कैलकुलेट होगा। वर्क डन यहां देखो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इनटू d थीटा, टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, यही होगा। टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, नेट टॉर्क मैंने लिखा हुआ है ऊपर। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम θ1 से θ2, पी को तो बाहर लिखोगे भाई, पीई तो बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू डी थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, इस चीज का ध्यान रखें, और कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन से जस्ट रिवर्स होता है क्योंकि कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, यहां पर कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या करोगे, माइनस ऑफ कोस थीटा। कहने का मतलब
इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट अप्लाई कर दें, माइनस को बाहर लिखें, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये इक्वेशन हमारे पास किसकी आई, वर्क डन की। किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, वर्क डन आ गया। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये जो वर्क डन हमारे पास आया, यहां से इस इक्वेशन से जो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो वर्क डन आएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर चेंज इन पोटेंशियल। तो इस इक्वेशन का अगर यूज करूं मैं तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, सॉरी इस इक्वेशन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल। U फाइनल का मतलब U थीटा 2, मैं फाइनल की जगह थीटा 2 लिख रहा हूं, ये बात समझ आ रही है, फाइनल थीटा 2 पे ही होगी एनर्जी, माइनस U थीटा 1 इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन की, माइनस ऑफ माइनस पीई कोस थीटा 2, पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो यहां से हमारे पास आया डेल यू इज इक्वल टू यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, पीई कोस थीटा 2, पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी यू थीटा पीई साइन थीटा, और पीई साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी यहां से डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पी साइन थीटा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। यहां से एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। एक कंसेप्ट यहां पर छोटा सा रह गया है, हालांकि वो हम अगर देखें तो वैसे हो सकता है, लेकिन एक बार देख लो यहां से, क्योंकि एक नेगेटिव साइन और लगेगा यहां पर, वो मैं बता देता हूं कहां से आएगा। देखो ध्यान से एक बार, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू यहां पर देख लो, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है P sin थीटा, और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो हमारे पास आएगा P क्रॉस E, मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज। बेटा पहले भी बताया ये चीज मैंने पहले वाले लेक्चर में, ये फोर्स ऐसे लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो टॉर्क रोटेट होगा क्या, P क्रॉस E, P क्रॉस, क्योंकि ये P और ये मतलब E और P, तो P क्रॉस E। ये डायग्राम बनाया था आपको ध्यान हो तो, ये तो E था हमारे पास, ये P था, और ये एंगल क्या था थीटा, तो P और E, तो हमारे पास आ रहा था रोटेशन इस तरह से, तो P क्रॉस E, मतलब हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये पॉइंट जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो यहाँ के जाके इस तरह की मिस्टेक आएगी, प्लस की आएगी वैल्यू, लेकिन लास्ट में जाके आंसर हमारे पास नेगेटिव में आता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसमें आती है, नेगेटिव में। ये तो हुआ क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है डायपोल का, हम पहले पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन थीटा 1 पे थी, ये वाली पोजीशन हमने इसको डिस्प्लेस किया कहां तक, थीटा 2। एक बात बताओ, क्या डायग्राम से ये चीज क्लियर नहीं कि जो नेट टॉर्क है, टॉर्क नेट, वो तो क्या है क्लॉकवाइज, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्प्लेस किया है मतलब वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो टॉर्क होगा वो थीटा 1 से थीटा 2, और ये क्या है, ये नोट कर लेना भाई, इसके साथ ही नोट कर लेना एंटी क्लॉकवाइज। ये पहले बताना था एक्चुअल में, इसके लिए वेरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 टॉर्क डी थीटा इंटू कोस थीटा, टॉर्क डी थीटा इंटू कोस थीटा। अब एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री, तो cos 180 इज इक्वल टू क्या आ गया -1, तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2
cos 180 -1 माइनस ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। इस चीज को एक बार नोट कर ले बीच में, ये एक्चुअल में पहले बताना था, इसके लिए सॉरी, ये पहले बताना चाहिए था, ये थोड़ा सा रह गया बीच में। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो कैसे आएगा वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, पहले यहाँ पर देख लो, इस चीज को नोट करो एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ ये नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है सभी को। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, टॉर्क इनटू डी थीटा, और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव। क्लियर है यहां से? अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो एक नेगेटिव पहले बाहर लगेगा, क्योंकि यहां से इसी को लिखा हमने, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, और ये हमारे पास आ गया टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, अब यहां से थीटा 1 से थीटा 2 टॉर्क इनटू डी थीटा, उसके बाद नेगेटिव साइन टॉर्क की वैल्यू क्या पुट की, पी साइन थीटा इनटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी, वर्क डन इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आएगा, पी साइन थीटा इनटू डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक माइनस और है हमारे पास, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पीई, ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान दें, माइनस और माइनस कैंसिल, पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब इस इक्वेशन का यूज करो, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो u फाइनल थीटा 2 पे, इनिशियल थीटा 1 पे, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो चुका है तो ये तो प्लस ही रहेगा, ये हमारे पास पहले नेगेटिव आ रहा था क्योंकि उस नेगेटिव को भूल गए थे हम, नेगेटिव ऑफ p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो यहां से हमारे पास u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये हमारे पास आया। अब इस इक्वेशन को देखो, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, माइनस u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो यहां पर एक बहुत खूबसूरत सा अजम्पशन देखो, यहां पर एक अजम्पशन है, और उस अजम्पशन का अगर हम यूज करें तो हम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। मान के चलो लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो प्योरली अजम्पशन है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, केवल अजम्पशन है हमारा 100%। ठीक है, और इस अजम्पशन का यूज करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट हमारे सामने होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखना, यू थीटा 2 माइनस, बेस में लिखें, सो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह क्या अज्यूम किया हमने 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 0, तो यू थीटा 1 की वैल्यू क्या हुई 0 हुई, यू थीटा 1 0 हुआ तो डेल यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यू थीटा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2, माइनस पीई कोस थीटा 2, और यहां से यू थीटा, देखो एक अजम्पशन हमने किया थीटा 1 इज इक्वल टू माना 90 डिग्री, और हमारे साथ इसके साथ अगर मैं यहां पर लेट यहां पर थीटा 2 को थीटा मान लूं, तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। यहां तक की बात क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं है बेटे, इधर देखो एक बार, हमने ये रिजल्ट निकाला, ये हमारे पास रिजल्ट आया चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल हम किसी एक पॉइंट की एनर्जी निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखो, हम 11th क्लास में हमने कई जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और जहां पे भी निकाला वहां पर हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते थे, और अगर हमारे पास आर या एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है इंफिनिटी, तो हमारे पास उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती थी 0, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो वही चीज यहां पर है, हमने थीटा 1 को 90 डिग्री माना और थीटा 2 को थीटा कंसिडर किया, तो हमारे पास आ गया
u थीटा 2 माइनस 0, क्योंकि ये तो वैल्यू 90 मानने के बाद 0 हो जाएगी, माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस 90, ये वैल्यू 0 माइनस पी कोस थीटा 2, u थीटा इज इक्वल टू आ गया क्या, माइनस पी कोस थीटा। थीटा 2 को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो u थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये इक्वेशन अभी याद रखेंगे इस रिजल्ट को, और दूसरा हमारे पास आ गया, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, इधर देखो, हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखा एट एन एंगल थीटा 1, इसको डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, कितने एंगल से, इनिशियल पोजीशन से थीटा 2, मतलब इनिशियल एंगल थीटा 1 था, फाइनल एंगल कितना हो गया, थीटा 2 हुआ। अब हमारे पास एफ नेट की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। टॉर्क की वैल्यू जो इस पे लगेगा वो होगा पी साइन थीटा। यू इनिशियल, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, यू इनिशियल, सॉरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं ऑलवेज, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लेके चल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरी इक्वेशन एक्सटर्नल एजेंट, ये वहां पर जहां पर काइनेटिक एनर्जी वगैरह चेंज ना हो, फ्रिक्शन ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो। उसके बाद हम अगर वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इनटू डी। ये लगेगा नहीं क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में एफ नेट की वैल्यू 0 है। रोटेट करेगा इस फोर्स की और इस फोर्स की वजह से ये डाइपोल रोटेट होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या आएगी, व्हेन एफ सॉरी रोटेशनल मोशन अगर है तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा एफ की जगह टॉर्क आ गया, डी की जगह थीटा आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये इक्वेशन भी यूज तभी हो सकती है जब टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट हो। टॉर्क नेट टॉर्क हमारे पास पी साइन थीटा आता है, थीटा वाली कहानी है, कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हम वेरिएबल टॉर्क की इक्वेशन यूज करेंगे, ना कि टॉर्क वाली इक्वेशन यूज करेंगे, कांस्टेंट टॉर्क वाली। तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 टॉर्क इनटू डी थीटा। एक कांसेप्ट इसमें यहां जाने के बाद में मैंने रिपीट किया है, एक बार ध्यान से सुन लो। यहां पर टॉर्क की वैल्यू डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, वेक्टर है, और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ये ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने दिखाया वो है थीटा 1 से थीटा 2, मतलब टॉर्क के जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो टॉर्क डी थीटा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 माइनस 1, वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा हमने पुट की, पी साइन थीटा, पी को बाहर लिखा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस एक माइनस ऊपर से आ रहा था कैंसिल, वर्क डन आ गया पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये वर्क डन की वैल्यू इस पहले वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन कई जगह पर नहीं लगा सकते हम, इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई, इसलिए ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन 100% एप्लीकेबल होती है हर जगह पर, माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, u फाइनल u थीटा 2, u इनिशियल u थीटा 1, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन आ गया p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, नेगेटिव यहां पर आ रहा है साथ में, तो हमारे पास आ गया माइनस p cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। एक इक्वेशन तो ये आई। उसके बाद एक हमारे पास अजम्पशन है, और इस अजम्पशन के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने चेंज इन पोटेंशियल निकाला, इन्फिनिटी पे जाके उसकी वैल्यू 0 हो जाती थी, तो यहां पर भी एक वैल्यू 0। कैसे, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 अगर 90 डिग्री है तो हमारे पास cos थीटा 1 की जगह 90 पुट करो, ये टर्म 0, ये टर्म 0, u थीटा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस p cos थीटा 2, थीटा 2 को थीटा मान लिया, u थीटा आ गया माइनस p cos थीटा, और हमारे पास u थीटा इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो p डॉट e। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट डाइपोल, जब हम उसको कहां पे रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहां तक की बात क्लियर है। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हम इससे आगे थोड़ा सा चल रहे हैं, जब तक कि कुछ चीजें हमारे पास याद रखें। टॉर्क हमारे पास पीई, नेट टॉर्क हमारे पास पीई, एक तो ये रिजल्ट हो गया। नेट टॉर्क हमारे पास क्या होता है, पीई साइन थीटा, और यू थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉर्क, और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई। इसके बाद इसके कुछ पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे, इससे इस रिजल्ट को याद रखें, और उसके बाद तो जो भी है वो दोबारा से बनेगा ही डायग्राम वगैरह, तो नोट कर लें इस चीज को, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। नोट करने के बाद इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कुछ। देखो इसको फिर दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इरेज कर लो सभी को, और देखो
इसको भी हटा दो। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट लिखने से पहले मैं कुछ रिजल्ट रिवाइज कर लेता हूं। रिजल्ट सिर्फ हम केवल लिखेंगे किसका, एनर्जी का। डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल ऑफ माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, हमारे पास आया यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इज इक्वल टू नेगेटिव पीई ऑफ कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इसको 90 माना तो हमारे पास आ गया यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। इसको याद रखेंगे जो बॉक्स में मैं डाल रहा हूं। और उसके बाद अगर डॉट में लिखें तो यू थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास पी डॉट। ये अब तक हमने किया है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट केस देखो, स्पेशल केसेस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप। वो थीटा 2 थीटा 1 को भूल जाओ, क्योंकि उस अजम्पशन के बाद जो हमने ये अज्यूम किया था, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस अजम्पशन को हम 100% ट्रू मानते हुए ये चीज कैलकुलेट करते हैं। यू थीटा इज इक्वल टू पी कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बना लो, डायग्राम बनाओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने डाइपोल रखा। परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो टॉर्क तो एक्ट होगा, तो टॉर्क F इज इक्वल टू यहां पर लगेगा प्लस क्यू ई, और यहां पर लगेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। नई चीज नहीं है, डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ध्यान दें, ठीक है। तो यहां से कोस 90 होगा, तो यू थीटा क्या होगा हमारे पास, यू थीटा होगा P माइनस पीई ऑफ कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 0, मतलब यू थीटा इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, 0। अगर टॉर्क के साथ कंपेयर करें तो इस केस में नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क की इक्वेशन और लिख लो, टॉर्क नेट इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, ये एनर्जी ये टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी साइन 91, तो हमारे पास क्या आएगा मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू पीई। ये था फर्स्ट केस, ये जनरल केस है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके दो केस आगे वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर सेकंड केस देखो, यहां देख लो, केस सेकंड हमारे पास जो है, उस केस सेकंड में हम लेके चले, मान के चलो सेकंड केस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और तीसरा केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो केस है। थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के। बना के देखो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसके अंदर डाइपोल रखो, पैरेलल का मतलब इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, पैरेलल तभी होगा, दिखाई दे रहा है सभी को, थोड़ा बड़ा बना दे, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन ऑफ पी ये होगी, डायरेक्शन ऑफ ई ये होगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, थीटा 0 हुआ तो यू की वैल्यू क्या होगी एक बार देखना, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 है तो कोस 0 1, कोस 0 1, तो यू थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस पीई, और माइनस पी का मतलब है ये कौन सी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में मिल जाएगा। मीन पोजीशन का मतलब व्हेन डाइपोल, यहां लिख लो मीन पोजीशन का मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज पैरेलल विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम, और टॉर्क क्या होगा नेट टॉर्क थीटा साइन 0 0, टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0।
टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 और एफ नेट इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कौन सा? स्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले भी डिस्कस किया हमने, मैं एनर्जी के साथ कर रहा हूं इस चीज को। कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डायपोल। मेन क्वेश्चन पे है, ये फोर्स इधर माइनस क्यूई, ये फोर्स इधर प्लस क्यूई, नेट फोर्स 0। ये वाला फोर्स तो लगेगा ही नहीं, रोटेट होगा नहीं, ना ट्रांसलेशन मूव करेगा डायपोल, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों का। और रोटेशन तो बनेगा नहीं, रोटेशन नहीं बनेगा तो नेट टॉर्क भी 0 और एफ नेट भी 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इससे पहले हमने 11th में पढ़ाया कहीं कि जिस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उस कंडीशन में बॉडी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में होती है। किसमें होती है? अपनी स्टेबल स्टेट में। तो इस कंडीशन में जो डायपोल होगा वो कौन सा होगा? स्टेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी? स्टेबल। स्टेबल का मतलब इससे पहले भी मैंने बताया, स्टेबल का मतलब है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होना चाहती। आप थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ो, वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होती है? स्टेबल। ऐसा ही होगा इसमें, करके देख लो, मैं पहले भी करा चुका हूं टॉर्क वाले केस में। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, मैं यही बता रहा हूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, मान लो इसको यहां ले आए, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, फोर्स लगेगा माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, ये डिस्प्लेस होके फिर अपनी मेन पोजीशन पे, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डायपोल सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होगा। किसमें होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल में होगा। केस नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, न्यूमेरिकल्स में कई जगह आता है। केस 3, केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 मतलब ई की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो डायरेक्शन ऑफ डायपोल के। डायग्राम बना ले तो कुछ इस तरह का बनेगा, देखो एक बार। ये है प्लस क्यू इधर बनाना पड़ेगा, माइनस क्यू इधर बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, तभी तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल नेगेटिव होगी, क्योंकि पी की डायरेक्शन अब ये होगी और ई की डायरेक्शन तो आपको एरो दिखाई दे ही रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180, और थीटा 180 हुआ तो यू थीटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? माइनस पीई कोस 180, कोस 180, कोस 180 -1, और माइनस और माइनस प्लस यू थीटा इज इक्वल टू प्लस पीई। इस कंडीशन में माइनस एक पहले था, कोस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पीई इज मैक्सिमम, यू थीटा इज मैक्सिमम, और यू थीटा इज मैक्सिमम। हमारे पास नेट टॉर्क, नेट क्या है? नेट टॉर्क क्या है? 0, और क्योंकि साइन 180 होगा ना, टॉर्क नेट भी 0 होगा, साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, और एफ नेट भी क्या है? 0। अनस्टेबल कंडीशन है सबसे ज्यादा। अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल, इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि जब अपोजिट हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की कंडीशन तो अनस्टेबल होती है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। इससे अपोजिट आ गया ना कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पर बॉडी सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पर बॉडी सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कौन सी आएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आएगा, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें आएगा भी कहीं ना कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल ही होगा भाई। यहाँ पे देख लो करके थोड़ा सा, अनस्टेबल का मतलब समझते हो? अनस्टेबल का मतलब है जैसे मान लो इसको हमने, ये हमारे पास है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल, ये डायपोल रखा है और ये डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, ये था एंटी पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया तो ये आप वापस अपनी मेन पोजीशन पे ना जाके क्या हो जाए? कंप्लीटली इसकी पोजीशन क्या हो जाए? चेंज, वापस जाए ही ना, ये अनस्टेबल होगा। तो इसमें ऐसा ही होगा, देख लो, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो, यहां ले आओ, तो प्लस क्यू इधर लगेगा भाई, प्लस चार्ज पे तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, तो प्लस क्यू तो इधर लगेगा, और इस यहां पर माइनस क्यू है, इस पे लगेगा इधर माइनस क्यू, ये फोर्स इसको इधर रोटेट करेगा, इधर किसके अलाइन आ जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही काफी शातिर है, क्लेवर होता है कि ये डायपोल को हमेशा किस प्रोसेस में रहता है कि किसी ना किसी तरह से डायपोल को कहां ले आए? अपनी डायरेक्शन में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से दो चीजें हमारे पास आई है, मेन पोजीशन हमें पता लगी, एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वहां पर स्टेबल होगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की मिनिमम वहां पर स्टेबल होगा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां पर डायपोल क्या होगा? अनस्टेबल।
और ये हमारे पास पहला केस 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्पेशल केसेस इसके 3, और इससे पहले इसका एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके इस चीजों को नोट कर जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए, ये सारे रिजल्ट हमें याद हो, सारे रिजल्ट हमें याद हो। कहां पे हम क्या पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन का क्वेश्चन जैसे हम करेंगे भी क्वेश्चन अभी, तो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो मीन पोजीशन का पता हो हमें कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है उस सिचुएशन को हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डाइपोल। तो आइए अभी खेलते एक खूबसूरत सा खेल, और उस खूबसूरत से खेल में हम करेंगे 3 सवाल। देखो मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हम, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसको नोट भी करो तो बाद में ये चीज क्लियर होगी ये क्वेश्चन हमने किस लिए किया था, मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है, और डाइपोल को रखा गया है पैरेलल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो ये -q होगा, ये +q होगा, p की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है कि रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू, अभी स्टेबल कंडीशन में है, अनस्टेबल, स्टेबल टू अनस्टेबल, मतलब स्टेबल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, स्टेबल टू अनस्टेबल। व्हाट इज द, इसमें आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी। ऑप्शन गिवन है, पीई, सोल्व करें तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, -PE, -2PE और +2PE। स्टेबल से अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल। वर्क डन, यहां देखो आप, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, u θ2 माइनस u θ1 फाइनल माइनस इनिशियल। यही तो पढ़ा। अरे बेटे दो इक्वेशन यही तो बताई हमने, डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर एक्सटर्नल एजेंट से पूछा है। और डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। ये इक्वेशन तो पढ़ी हमने। तो u θ2 माइनस u θ1, यहां से वैल्यू क्या आएगी, -P cos θ। रिजल्ट क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, -P cos θ, θ2 की वैल्यू 180 डिग्री, माइनस ऑफ PE cos θ2, θ2 लिख रहा हूं मैं, cos θ2 माइनस ऑफ -PE cos θ1, यहां से वैल्यू क्या आएगी, -P cos θ, P cos 180, भाई 180 है θ2 की वैल्यू, तो θ1 ये है स्टेबल टू अनस्टेबल। तो जहां से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया, जहां पे था वो θ1, जहां तक लेके गए वो θ2 की वैल्यू 180 डिग्री, तो P cos 180 माइनस माइनस प्लस हो गया PE cos 0। ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1, एक माइनस बाहर, प्लस हो गया PE प्लस PE इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 2PE। एंगल का ध्यान रखें, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज
करेक्ट। तो ये ध्यान रखें, साइन का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव वर्क डन, सॉरी, इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, u थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ये अजम्पशन से हम सोल्व करके आए हैं और यही यूज करेंगे, वही इसी का मैंने यूज किया है। माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस पीई कोस थीटा 1, थीटा 2 180, थीटा 1 0, कोस 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, पी कोस 0 की, ये माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो गया, कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि एक नेगेटिव फॉर्मूले में था, एक नेगेटिव इसमें लगा हुआ है, ये इसलिए प्लस हुआ है। यहां पर थीटा 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो p प्लस p कितना आ गया 2pe। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को प्लेस किया एट एन एंगल 60 डिग्री। ध्यान से समझो, एट एन एंगल 60 डिग्री, ये लो, ठीक है। उसके बाद इस डायपोल को कुछ इस तरह से रोटेट किया, मतलब डिस्प्लेस किया कि ये प्लस क्यू यहां पर आ गया और ये माइनस क्यू यहां पर आ गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बना ये भी कितना बना 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? आपको वही चीज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, नोट करो, कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ऑप्शन PE/2, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, जब तक सोल्व करने की कोशिश करें। PE/2, B माइनस PE/2, C PE एंड D इज माइनस PE। सर हमारा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि PE कोस थीटा 60 डिग्री माइनस PE कोस थीटा 60 डिग्री, P कोस 60 P कोस 60 कैंसिल, आंसर 0, ऑप्शन है नहीं। क्या करें सर, ऐसे नहीं होगा, ध्यान से सोचो। थीटा 1 60 है, बिल्कुल ठीक है। थीटा 1 कहां है इनिशियल पोजीशन से 60। टोर का लेक्चर याद करो एक बार, मैंने वहां पर एक चीज बताई आपको, परपेंडिकुलर के डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशल केस हम पढ़ रहे थे, और उस स्पेशल केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो या थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो, साइन 90 की वैल्यू 1, प्लस माइनस 1 लेके चले थे मैक्सिमम टॉर्क के केस में। मैंने ये बताया था कि 270 मेजर करेंगे कहां से, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा 2 जो ये सोच रहे हैं ना कि 60 होगा, वो गलत है। थीटा 2 क्या नहीं होगा, 60 नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल मेजर होगा डायपोल का, डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल मेजर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कितना रोटेट हुआ, वो कहां से मेजर करना शुरू करोगे, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से। तो यहां से ये एंगल मेजर होगा, ना कि ये एंगल। यहां पर डायग्राम बन रहा था, थीटा 1 पहले था, थीटा 2 बाद में था, लेकिन थीटा 1 को कहां से मेजर किया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ही। तो ये मत लिख देना कि सर एक का कोस थीटा 1 60 हो गया, थीटा 2 भी 60 हो गया, आंसर 0 आ गया। तो ये हमारे पास थीटा 2 60 नहीं होगा, थीटा 2 होगा, स्ट्रेट लाइन है, ये 60 है, तो कितना बच गया 120, मतलब थीटा 2 की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 120 डिग्री। अब आंसर जरूर आएगा चारों में से एक। क्या आंसर होगा हमारे पास, आंसर होगा माइनस PE, वर्डन निकाल रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर का, माइनस PE कोस 120 डिग्री माइनस PE माइनस ऑफ माइनस PE, ये माइनस का भी ध्यान रखना, एक माइनस फॉर्मूले का होता है, दूसरा हम इसमें यहां पर ये जनरल फॉर्मूला होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और एक ये फॉर्मूला ही यू की वैल्यू ही नेगेटिव आई है, तो माइनस और माइनस PE कोस थीटा 1 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू माइनस PE हमारे पास क्या हुई, माइनस PE कोस 120 माइनस 1/2 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां पे ये प्लस हो गया, कोस 60 की वैल्यू प्लस 1/2, ये आ गया PE/2। ध्यान से देखो,
P/2 ही बचा यहाँ पर, ये माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, P/2 इज इक्वल टू हाफ हाफ इज इक्वल टू 1, मतलब Pe। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आसान सवाल, कोई डाउट? आगे चले, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट से हटके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत मुश्किल मिलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हो सकता है मिल भी जाए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं, केवल डायग्राम से बता रहा हूं, स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को परपेंडिकुलरली रखा गया है। डाइपोल को रखा गया है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब ये हमारे पास होगा प्लस क्यू, और ये हमारे पास होगा माइनस क्यू, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल P। परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लेंथ, ये इसका सेंटर है, तो ये लेंथ होगी L, और ये लेंथ भी क्या होगी? L होगी। डाइपोल की लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ डाइपोल व्हेन इट पास थ्रू इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। देखो, आपको सर मीन पोजीशन से पास होगा कब? यहां देखिए, इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि अगर चार्ज है तो मास होगा। मास हो सकता है बगैर चार्ज के, लेकिन अगर चार्ज है तो उसका मास होगा। इस पे फोर्स लगेगा इधर प्लस QE, इस पे फोर्स लगेगा माइनस QE इधर, और ये डाइपोल अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रोटेट। और जब रोटेट होगा तो कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज। मीन पोजीशन कब होगी? जब इस डाइपोल की डायरेक्शन ठीक क्या आ जाए, इसके P की डायरेक्शन पैरेलल विद E, तो उसको क्या कहोगे? मीन पोजीशन। क्या कहोगे उसको? मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन की जब ये रोटेट करके आएगा तो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है ये, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। सर ऐसे थोड़ी होता है, एंगुलर वेलोसिटी तो हम 11th में पढ़ते थे, अब थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें ना, इसमें आपको ध्यान होगा ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है कुछ इस तरह का क्वेश्चन कि कोई बॉडी हमारे पास आ रही है, स्लाइड करके कितनी वेलोसिटी के साथ उसको आएगी, वो अर्थ सरफेस को टच करके जाए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमने, इस तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, और उन क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे। किसके बेस पे सोल्व किया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे हमने क्या किया है? सोल्व। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि U इनिशियल प्लस K फाइनल, K इनिशियल मतलब पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही होगा U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अगर इसका यूज करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। U इनिशियल क्या है? U इनिशियल क्या है? ध्यान से देखो, U इनिशियल पहला केस, इसी टॉपिक का फर्स्ट केस, पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट केस, व्हेन एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड
देन u थीटा इज इक्वल टू 0 या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस पी कोस थीटा कोस 90 0, तो u इनिशियल की वैल्यू क्या हुई 0। जब यहां पर है तो ये रेस्ट में है, यहां से स्टार्ट हुआ है ये रोटेट होना, तो यहां पर वेलोसिटी है ही नहीं, यहां पर वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर 0, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई 0। u फाइनल कहां पे होगी, जहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने पूछी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी मीन पोजीशन पे, मतलब जब ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा पैरेलल, मतलब यहां पर जब ये डाइपोल आया तो यहां पर डाइपोल आया तो एंगल बना कितना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल हो गया। और जब पैरेलल कंडीशन में थीटा 0 था तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी मिनिमम, और मिनिमम का मतलब हमारे पास माइनस पीई कोस 0 कोस 0 1, इसलिए मैं मिनिमम कह रहा हूं माइनस पीई, ठीक है, प्लस काइनेटिक फाइनल लिख दो सर, वेलोसिटी से मूव करके आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv², इक्वल पुट कर लो, v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन v है ही नहीं यहाँ पे, यहां पर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और वो क्या थी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और आई ओमेगा स्क्वायर आई वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी में पढ़ा है हमने, रोटेशनल मोशन में, तो यहां पर क्या रखोगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, W नहीं है आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से सोल्व कर ले इसको, PE इज इक्वल टू आ गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, P इज इक्वल टू 0 है उधर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा चाहिए तो 2PE अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2PE अपॉन आई। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैसे सोल्व कर सकते हो सब्जेक्टिव को, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में आंसर ही नहीं है, P नहीं है और I भी नहीं है, चेंज किया हुआ है दोनों को, वो भी मैं बता देता हूं कैसे। P को लिख सकते हो यहाँ पर Q इंटू 12, चार्ज की टर्म में आंसर आ रहा है, किसकी टर्म में आंसर आ रहा है चार्ज की टर्म में, तो P को क्या लिख सकते हो Q इंटू 12, सॉरी डाइपोल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस इक्वेशन को दोबारा से सोल्व करेंगे फिर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई ये डाइपोल, ये सेंटर, ये एल, यहां पर मास है, मैं इसलिए कह रहा था वहां पर एम है और यहां पर एम है। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है सर हमने 11th क्लास में, ml², इसका भाई m1r1² प्लस m2r2² एंड सो ऑन, तो ml² इसका, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 2ml², मतलब p की जगह लिख दिया हमने q इंटू 2l, और I की जगह लिख दिया 2, I की जगह लिख लो ml² प्लस ml², मतलब 2ml²। बेटा ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, p की जगह इस इक्वेशन में पुट कर दो q इंटू 2l, और I की जगह पुट कर दो 2m इंटू l², जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे उसी फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। रखो इस p की जगह रखो q इंटू 2l इंटू e इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या है 2ml², और इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक 2 तो यहां पर गया, एक l यहां से कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया q इंटू 2 इंटू e इज इक्वल टू, इधर बच गया हमारे पास m l ओमेगा स्क्वायर, यही बचा। ओके 2QE अपॉन ml इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, कोई गलती तो नहीं हुई, चेक कर ले, q इंटू 12 इंटू e 1/2 2ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 2 यहां पर कैंसिल हो गया, एक l यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2QE अपॉन ml इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया फिर रूट 2QE बाई m इंटू l। ये आंसर आपके पास इस फॉर्मेट में q और l m l की टर्म में आंसर दे रखा है, वैसे ये भी है। अगर मान लो हम न्यूमेरिकली यूज करते हैं, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डाइपोल डायरेक्ट दे रखा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डाइपोल की वैल्यू, क्योंकि डाइपोल की वैल्यू कई क्वेश्चन में हमें मिल सकती है, जरूरी नहीं है
कि हमारी जगह P इज इक्वल टू P इंटू 2L हम ही कैलकुलेट करें। ठीक है, हमें हो सकता है P की वैल्यू कई जगह मिल भी जाए, बहुत से क्वेश्चन में मिलती भी है। तो I और P अगर गिवन है तो वर्क डन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ये वर्क डन नहीं है, कंफ्यूज ना हो, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये कैलकुलेट होगी। और अगर नहीं है तो फिर चार्ज और मास देखना पड़ेगा और उसमें हमारे पास कैलकुलेट होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। इस टॉपिक को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगला लेक्चर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, गॉस लॉ पे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।